नमस्कार आप सभी को बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस मंच पर हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। ये नव वर्ष में हम पहली बार अपने पैनलिस्ट के साथ यहाँ पे आज हम संवाद करेंगे कि क्या हो नव वर्ष में नई चेतना और नया संकल्प। इसके साथ हम अपने ऑनर्ड पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन भी देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुश्री साधना सिंह, जो कि पूर्व प्रत्याशी महापौर लखनऊ से रही हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ और इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं इभा जी का और अनिल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एक अच्छे से प्लेटफॉर्म में मुझे लेकर के आए और यहाँ मुझे अपने विचारों को रखने का एक मौका मिलेगा। शुक्रिया। धन्यवाद मैम। हमारे साथ जुड़ी हुई है श्रीमती संगीता चित्रांश, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं बिहार से। मैडम, आपका भी हमारे इस मंच पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नए वर्ष का मंगलमय, और मैं बहुत ही आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देती हूं। और आपने मुझे इस मंच से जोड़ा, इसके लिए अमित जी को और आपको मैं तहे दिल से और अपनी बहनों और भाइयों को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं कि आप लोग से का बात सुनने का मुझे मौका मिलेगा। थैंक यू। धन्यवाद मैम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रवि भूषण सिंह जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अंग्रेजी विभाग के। आप MDDM कॉलेज मुजफ्फरनगर में पोस्टेड हैं। सर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं हम बिहार मंच के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपने मुजफ्फरनगर कहा, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। MDDM कॉलेज मुजफ्फरपुर में कार्यरत हूँ। जी जी। नहीं, इसमें देखिए सॉरी की कोई बात नहीं है। मुजफ्फरनगर और बड़ा ही चर्चित जगह है और मुजफ्फरपुर भी है। तो साधना में है भाजी अमित जी के प्रयास की मैं सराहना करता हूँ। बार बार उन्होंने कहा कि पब्लिश होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप सभी को मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर आपका। क्या हो नव वर्ष में नई चेतना और संकल्प। न्यू ईयर रेजोल्यूशन या नए साल के संकल्प ये सिर्फ शब्द नहीं है या वाक्य नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाते हैं। अधिकतर लोग नए साल पर कई नए संकल्प ले लेते हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम ही लोग जो होते हैं जो पूरा कर पाते हैं। क्योंकि नए साल के ये संकल्प कोई शब्द नहीं, बल्कि एक आदत है जिसे सुधारना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। नए साल पर नया संकल्प लेना बहुत ही आसान है, लेकिन उसे पूरा कर पाना उतना ही मुश्किल। एक अच्छा और साफ दिल का इंसान ही ये कर सकता है। साधना मैडम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप हमें बताएंगे कि हमारी नई पीढ़ी के लिए नई चेतना और संकल्प हमारे नव वर्ष के लिए क्या होना चाहिए। शुक्रिया। नया वर्ष जिसे आप कहते हैं वो एक कैलेंडर पे डेट चेंज है और साल चेंज है। लोगों के विचार, लोगों की सोच जब तक चेंज नहीं होती है, मैं नहीं मानती हूँ कि नया वर्ष तब्दील हुआ है। इंसान को अपनी सोच और अपने विचारों से जब तब्दीली लाएगी, तभी आपने जिस संदर्भ में आज ये मीटिंग बैठाई है वो सार्थक हो पाएगी। मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मैं ये देखती हूँ कि किसी भी राष्ट्र, आदर्श राष्ट्र या आदर्श समाज तभी संभव है तो जब महिलाओं को सम्मान मिले, समान शिक्षा मिले और उनको समान अधिकार। लेकिन अपने यहाँ जो मैं देखती हूँ कि महिलाओं का कहने के लिए कलयुग है। कलयुग को जो मैं इस तरीके से देखती हूँ, कलयुग मशीनरी का युग है। मैं इसे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा मानती हूँ कि कलयुग में ही हम महिलाओं को और शूद्रों को आगे पढ़ने का, आगे बढ़ने का और अपने अधिकारों को पहचानने का मौका मिला है। इसके पहले जितने भी युग रहे को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो महिलाओं के लिए मैं आवाज उठाना चाहती हूँ, महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने अधिकारों को जानिए। अपने शिक्षा के लिए सरकार से ये हमारा अनुरोध, लोगों को अवेयर, सरकार से तो क्या, लोगों के बीच में मैं ये अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ। आप शिक्षित होइए, शिक्षा को जानिए। जब तक शिक्षित होंगे आप अपने अधिकारों को नहीं पहचानेंगे। और एक राष्ट्र, एक माँ, कहते हैं घर की जो नींव है वो एक माँ के ऊपर होती है। पहली शिक्षिका जो है वो एक माँ होती है। अगर हम शिक्षित नहीं हैं, हम उपयोग्य नहीं हैं, हम अपने अधिकारों को नहीं पहचानेंगे, तो हमारा परिवार भी उन सभी चीजों से वंचित रहेगा। और एक परिवार से समाज बनता है, समाज से एक राष्ट्र बनता है। अभी जनवरी में 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन था, जिन्होंने पहला
महाराष्ट्र में पूना के छोटे से गांव में बालिकाओं के लिए पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोला। और आज 9 जनवरी है, फातिमा शेख जिन्होंने उनका सहयोग किया था, उन्होंने अपनी जगह दी थी, वहां पे खोला। चाहती हूँ सभी को, इन लोगों के जो हमारे महिलाओं के लिए करके गए हैं और जिनको अब धीरे धीरे लोगों को जानना शुरू किया, लोगों की बात तक, जन जन तक, लोगों तक, खासकर महिलाओं के, हमारी बालिकाओं तक इन बातों को पहुंचाया जाए, जाने, शिक्षा के महत्व को जाने। जितने भी विकासशील देश हैं आज वो तरक्की तभी है, वहां महिलाओं को तरक्की कह लीजिए, समानता इसीलिए जब वहां के लोग शिक्षा पर सरकार ने जोर दिया। हमने अपने शिक्षा के लिए अपने आप को महसूस किया, अगर जब तक हम शिक्षित नहीं है हम हर चीज से एक दूरी बना करके रखेंगे। दूसरी चीज, महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जिस परिवेश में हम रहते हैं, इस परिवेश में हमारी मान्यताएं, जिसे मैं कहूंगी वो ऐसी मान्यताएं हैं जिनका कोई साइंटिफिक रीजन, लॉजिक कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ वो उन बेड़ियों से निकलना पड़ेगा उनको, क्योंकि आज का जो युग है, कलयुग जिसे कहते हैं, पुरुषों का मशीनरी युग है, वो विज्ञान पे आधारित है। आप अपने को तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब उन पुरानी मान्यताओं से निकल करके आज की वैज्ञानिक सोच को अपनाएंगे। ये मैं चाहूंगी कि आज के इस जो नई चेतना और संकल्प के लिए, कि महिलाओं के शिक्षित अधिकारों के लिए हम एक संकल्प लें और लोगों में चेतना भरें। लोगों में आज आप देखते हैं एक पार्टी का स्लोगन है, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, और इससे सुन के मुझे तभी भी उन्होंने 40%, जैसे अभी कहते हैं जो ब्लॉक स्तर पे जो चुनाव होते प्रधानी के 33% रिजर्वेशन है। मैं चाहती हूँ महिलाओं को लोकसभा हो या विधानसभा हो 50% आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा, हमारी भागीदारी वहां पे सुनिश्चित नहीं होगी, हम महिलाओं के लिए कभी भी कोई अच्छी योजनाएं, महिलाओं के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं सोच सकते। और इसमें भी 50% में भी आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए। जिस परिवेश में हम रहते हैं उस परिवेश को समझना होगा, पहचानना होगा, जानना होगा, और हमारे हर एक नारी, हर समाज की, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था बनाई गई हुई है, वर्ण व्यवस्था है, तो उस हर वर्ण व्यवस्था से, हर वर्ण से हर महिला जब हमारी उस जगह पे नहीं पहुंचती है जहाँ पे उसका एक स्थान है, इसलिए मैं कहती हूँ 50% भागीदारी के लिए भी हमें आरक्षण के आधार पे भागीदारी मिलनी चाहिए हर एक महिला को, हर समाज के लिए। जी जी। रवि भूषण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आप पुरुषों के परिप्रेक्ष्य में नव वर्ष में चेतना और संकल्प क्या होना चाहिए? मैं साधना मैम को भी सतर्कता, सावधानी के साथ सुन रहा था। बात चेतना की भी है, और जहां तक महिला आरक्षण की बात हो गई, अब मैं एक बात कहूंगा कि मैं महिला महाविद्यालय में अध्यापनरत हूं, और मुझे बार बार अपने मित्रों से, अपने अग्रजों से, अपने गुरुओं से यह आदेश मिलता रहता है कि महिला कॉलेज में हो इसलिए तुम संतुलित होके बोलना, तुम बोलते हो इसलिए थोड़ा संतुलन आवश्यक है। तो महिलाओं के प्रति जो समाज आदर का भाव नहीं रखा हो, वह समाज आज भी बर्बर समाज ही कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आज मैं जिस कार्यक्रम में हूं उसमें महिला हमारी जो एंकर भी हैं और जो हमारी सहभागी हैं, साधना जी हैं और संगीता मैम हैं, तो मैंने एक बार सुना था, हमारी आदरणीय सुषमा स्वराज जी थी, बिंदा करात जी थी, और मुझे तीसरा नाम याद नहीं है, शायद वो अंबिका सोनी जी रही होंगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि महिला होना अपने आप में एक वरदान है, ईश्वरीय वरदान है, क्योंकि वह जो जन्म देता है उसकी अहमियत सबसे अधिक होती है। तो जहां तक चेतना की बात है, नवचेतना की बात है, नए वर्ष की बात, मैंने अपने शुरुआत में ही कहा कि हर वर्ष हम एक संकल्प लेते हैं और बहुत जल्दी ही इसको भूल जाते हैं, क्योंकि संकल्प लेना, भूल जाना, यह शायद हमें एक बार लिखा भी था कि हम डिमेंशिया का साथ जा रहे हैं, तो जी भूल जाते हैं। कई बार भूलना अच्छा भी होता है, लेकिन अपने आप को भूलना, अपने आप को ही भूल जाना, अपनी संस्कृति को भूल जाना, यह घातक होता है।
किसमें चेतना होनी चाहिए? पहला मेरा प्रश्न भी है कि चेतना किनमें होनी चाहिए? जहां तक शिक्षित लोगों की बात है, मैं साक्षर लोगों की बात बाद में करूंगा, पहले शिक्षित लोगों की बात कर लेता हूं। एक बार ट्रेन से जा रहा था दिल्ली, तो दिल्ली लगभग हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर है, और वहां एक एसडीएम साहब अपनी बेटी के साथ जा रहे थे, तो उनकी बेटी ने मुझे अंत में कहा कि आपके विचार महिला विरोधी हैं। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना कहा कि शायद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पर मेरा किया गया कटाक्ष आपको अच्छा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में किसी पर वक्तव्य देना अपने आप में दृढ़ता का काम है। मैं इंदिरा जी का सम्मान करता हूं, जैसे इंदिरा जी का नाम उसमें मैं नहीं जोड़ता कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। एक सशक्त महिला जो सबकी आइडियल थी, एक बहुत ही सशक्त महिला। उसके बाद सुषमा स्वराज जी, पार्टी कोई भी हो, लेकिन वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब आप देखें तो आपको लगेगा कि जिनको हमने गंवाया, जो अभी हैं, हम उनका भी आदर करें, जिनको हमने गंवाया, वो इंदिरा जी हो या सुषमा जी हो, या ठीक है, मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील है, सबको जो आए हैं उनको जाना है, लेकिन उनकी कृतियों, उन्होंने जो जस और कृति स्थापित की है वह अद्वितीय है। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत जो उनकी प्रतिद्वंदी थी, वो क्लिंटन, हिलैरी क्लिंटन, इतनी बड़ी समाजसेवी महिला, उनका हार जाना अमेरिका जैसे लोकतंत्र में, मेरा अपना मत है कि यह अमेरिकी हार थी। ट्रंप की जीत अमेरिका के प्रजातंत्र की हार थी। हिलैरी क्लिंटन का जो अपना योगदान रहा है महिलाओं के उत्थान में, मैंने जो थोड़ा पढ़ा है, उनका वक्तव्य पढ़ा, उनको पढ़ाया भी, तो ऐसा लगा कि ऐसी महिला जो सहज हैं और सबके बीच जाती हैं, और उनका पराजित हो जाना और लोगों का खुश होना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में जहां तक इतना की बात है, मैं 2 मिनट और से लूंगा कि महिला महाविद्यालय में बच्चियां आती हैं, वह किस लिए आती हैं? पढ़ने के लिए। अगर उन्हें उनकी भावना अगर पढ़ने की रहती और हमारी भावना पढ़ाने की रहती तो चमत्कार जरूर होता बिहार में। लेकिन कारण क्या है? कारण क्या है कि वह सिर्फ आती हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद कन्या उत्थान राशि का फॉर्म फिलअप करना है, वो आती हैं और उनका सिर्फ यही आता है कि फॉर्म कहां सबमिट होगा। तब मैं भीतर मुझे लगता है कि कहां क्या कड़ी कमजोर रह गई, जिसे इनमें जो चेतना का संचार होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। तो यही बातें हैं, आगे फिर चर्चा में आपका आदेश होगा तो मैं फिर कुछ जोड़ूंगा। बिल्कुल रईस सर। अभी हम आते हैं संगीता मैडम के पास। मैडम, आप हमें बताइए कि नव वर्ष में नई चेतना और संकल्प कैसा होना चाहिए? मैडम, चेतना एक शब्द जो है तो हमारे जीवन में को सार्थक करता है, और जिस व्यक्ति में चेतना न हो पशु के समान है। चेतना ही हमें कॉन्शियस रहना हमें पशु से अलग करता है। नए वर्ष में हम लोग जो अभी 2022 में आए हैं, अभी काफी कष्ट से हम लोग ने पीछे 2 साल कोरोना के चलते गुजारा है, और बहुत सारे बदलाव सामाजिक रूप से हुए हैं। इसमें हम लोग को मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क के तहत साधना मैम और संगीता मैम दोनों लोग ही स्टूडियो से बाहर हो गए हैं। रवि सर, हम आपसे ही फिर डिस्कशन करते हैं कि पिछले वर्ष सर जिस तरीके से कोरोना महामारी ने जिस तरीके से अपना प्रकोप हर इंसान के ऊपर दिखाया है, ऐसे चलते हुए कुछ ऐसी यादें भी रहती हैं जहां पे कहीं ना कहीं हमारा संकल्प आने वाले वर्ष के लिए डगमगाता है। ऐसे उसमें सर हमें क्या रखना चाहिए? हाँ, नेट में ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा, संगीता मैम जुड़ गई। हाँ, संगीता मैडम भी जुड़ गई। तो
हमारे लिए ये जो नया साल है बहुत चैलेंजिंग है, और कोरोना ने हम लोग को बहुत सारा चीज नया अनुभव सिखाया है, जिसे कि आगे हमें लाने की जरूरत है समाज में। मैं चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं पुरुष और महिला का जब तक कि बराबर से विकास नहीं होगा, सोच नहीं बदलेगा, तब तक एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा मातृभूमि का ये नहीं बदलाव आएगा। तो इसके लिए हमें केवल महिलाओं को ही एक की बातें करें और बच्चों और पुरुषों की न करें, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी बेईमानी हो जाती है। नए साल में हमें बच्चों को भी नया संकल्प, जो कि पुरानी चीजें हैं उनको छोड़ना होगा, और नए आगे विकास में हमें अपने देश के साथ उन्हें प्रेरित करना होगा। और ये हमें बहुत सारे फील्ड में करने हैं। महिलाओं के लिए मैम ने जैसे कि कहा है, तो शिक्षा ही बहुत सबसे महत्वपूर्ण है, एक पहलू है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उसे आत्मनिर्भरता भी, किसी न किसी चीज में स्किल्ड उसको बनाना है। सबको सरकारी नौकरी मिले ऐसी शिक्षा करके ये नहीं पॉसिबल है, इसलिए उसे साथ साथ जिसका जिस चीज में उसको अनुभव है, उसको मन लगता है, उसमें स्किल के भी काफी सरकार के तरफ से भी काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलती है, काफी एनजीओ के तरफ से भी चलती है, उसको भी सिखाना होगा और एक तरह का बदलाव लाना होगा विकास के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में। तो पूरा देश का जो है सो ये परिवर्तन बनेगा। और ये जो बेरोजगारी की हम लोग बार बार कहते हैं कि बेरोजगार हो गए, इसका एक संकल्प लेना होगा कि हम सारी बातें सरकार के ऊपर ना डालें, अपना भी एक संकल्प लेके एक नए क्षेत्र में एक आपस में सबके साथ मिलके, समूह के ग्रुप में मिलके, इंडिविजुअल अगर आप है स्किल तो उसमें करके अपने साथ अच्छे लोग को जोड़े और उसको आगे बढ़ाने का हम लोग को प्रयास करनी चाहिए। और ये हमें जो खुद भी स्किल्ड कोई प्रोफेसर है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई नर्स डॉक्टर के क्षेत्र में है, तो वो उस सब क्षेत्र में एक नई संकल्प लेने की हम लोग की जरूरत है, एक बदलाव की। नेगेटिव को छोड़ना होगा और पॉजिटिव बातें को हमें समाज में रखनी होगी। निगेटिव लेके आगे कोई नहीं बढ़ सकता, हमें पॉजिटिव थिंकिंग को समाज में बच्चों को और बड़े को और जो बुजुर्ग है सभी को देना होगा और नई दिशा में उन्हें हमें संकल्प कराना होगा कि आपने जो अपने जीवन में, बहुत ऐसी भी महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे, जो हो सकता है कि अपने नौकरी पेशा में कुछ काम नहीं किए होंगे, कुछ मन में दबी हुई हो, किताबें पढ़ना हो, पेंटिंग करनी हो, नया खेती में कोई रिसर्च करना चाहते हो, तो उस तरह का उनको हम रास्ता दिखाएं। अगर हम लोग के पास में कोई लिंक है, किसी का फोन नंबर है, तो वो उनको हम हेल्प करें और एक नया रास्ता दिखा के उनको उस चीज पे आगे बढ़ने के लिए हम लोग संकल्प करवाएं। तो नए साल में 2022 में या फिर आगे जो साल आए, साल तो हिंदू रीति से अलग बनता है और ये कैलेंडर के रूप से नया साल है। हम लोग तो हिंदू परिकृष्ट से आते हैं, तो होली के बाद हम लोग का नया साल, प्रकृति और वातावरण चेंज होता है। ये कैलेंडर, मेरा मानना है ये कैलेंडर हम लोग चेंज करते हैं। तो ये नया साल माने विशेष रूप से कोई ऐसा कोई दिन नहीं है कि आज जैसे 1 जनवरी हो से 1 फरवरी है। विक्रम संवत से हम लोग 1 मार्च होली के बाद अपना नया साल का सारा बही खाता बदलते चाहे वो करते हैं। तो ये नया साल एक मतलब हमको लगता है कि ये आपस में जैसे हम लोग हर दिन संडे को एंजॉय करते हैं उस तरह से ही किया जाए। इसमें बेमतलब का खर्च और बेमतलब का जो लड़के या लड़कियां जो बाहर में या पार्क में या एक्स्ट्रा खर्च, एनर्जी या फिर अलग एक्स्ट्रा जो करते हैं वो उनको नहीं करनी चाहिए, उसको एक पॉजिटिव के रूप में लेनी चाहिए। और हम लोग भारत देश में रहते हैं, भारतीय संस्कृति हमारी पुरानी संस्कृति है। और मैडम आप तो भी जानकार हैं, काफी सभी लोग यहाँ पर पैनलिस्ट लोग हमारे भाई लोग जानकार हैं।
महिलाएं कभी भी कमजोर नहीं थी भारत देश में। अब पहले भी वो महिलाओं का ही राज्य चलता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी देखिएगा तो घर का काम या बाहर का भी काम, लड़ाई के क्षेत्र में या कुछ में महिलाएं उस समय भी थी और राज्य भी चलाती थी और सब तरह का काम वो बाहर खेती बाड़ी से ले। कुछ तकनीकी खराबी के कारण मैडम बाहर हो गई हैं। साधना मैडम, हम आपके पास आना चाहेंगे और हम मैडम के ही कंटिन्यूअस थॉट को आपसे जोड़ना चाहेंगे कि मैडम ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी महिलाओं को एक काफी स्वतंत्रता दी गई थी। तो वर्तमान समय में आप क्या देखती हैं, इस समय क्या स्थिति है हमारी महिलाओं की? नहीं, मैं जो हमारी संगीता मैम हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। पुराने जमाने में सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, क्या क्या कुरीतियां थी, सब महिलाओं के ऊपर बंदिशें थी। तो इसलिए मेरा इत्तेफाक नहीं है कि महिलाएं, जो थोड़ा बहुत इतिहास जो हमने पढ़ा है कि विरले लोग ऐसे निकले थे, जिनका मैंने अभी सावित्रीबाई फुले जी का नाम लिया, फातिमा, उनको बहुत विरोध झेलना पड़ा है। अगर आप उनका जीवन पढ़ें तो उनको घर से निकाल दिया गया था। पुराने जमाने में जाति प्रथा इस तरीके थी कि आप एक विशेष जाति को पढ़ने का अधिकार था। महिलाओं को तो एक तुलसीदास का दोहा भी है, शूद्र गवार ढोल पशु नारी, ये हैं सब ताड़न के अधिकारी। तो उस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। आज के परिवेश में भी आप देख लीजिए, वो कहती है सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार जिम्मेदार, सरकार हमारी माँ बाप है। व्यक्तिगत विकास ले लीजिए, समाज का विकास ले लीजिए, देश का विकास ले लीजिए, सबकी चाबी सत्ता में ही है। इसको आप नकार नहीं सकते। आप अभी देहरादून की बात है, आप सभी लोग जानते हैं कि एक जो खाना बनाती है रसोई माता, दलित थी, उनका बच्चों ने सवर्ण, अब बताइए किस उम्र के बच्चे आते हैं वहां पे। ये दुर्भाग्य की बात है, विडंबना है इस देश की। अफसोस होता है सोच के कि आज आप बात करते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हम बहुत प्रगतिशील देश हैं। एक स्त्री का, जो आपकी जननी है, सृष्टि की रचयिता है, सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचना है, वो उसका बनाया खाना खाने से छोटे छोटे बच्चे इनकार कर देंगे? किस तरीके के परिवेश से ये आते हैं? इनके घर का परिवेश क्या है, घर का माहौल क्या है, जो आप लेना है नए साल में इसकी ये हटाना है। नहीं, वही मैं बता रही हूँ। इसका संकल्प मैं तो नया साल समझती नहीं हूँ। अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारे विचार अच्छे हैं, तो कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। ये तो आजकल का एक नया मॉडर्न तरीका बन गया है। नया साल है, कोई नई सोच, नया रेजोल्यूशन हमें लेना है, लेकिन मैं इन सब चीजों पे यकीन नहीं करती। मैं कहती हूँ अगर आपकी सोच विचार अच्छे हैं तो वो नया साल से कुछ लेना देना है। लेकिन चलिए, तो आप समझिए इस तरीके के आज के देश में इस तरीके की घटनाएं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना क्लेश होता है, कितना कष्ट होता है कि क्या सरकार, आप बताइए, अगर इस तरीके की घटनाएं होती तो कहीं ना कहीं सरकार की ढीला है। एक व्यक्ति, मैं अकेले किसी के लिए कितना कर सकती हूँ, आप स्वयं बताइए। अगर इस तरीके के जो सोशल वर्कर हमारे निकलते हैं, जो एक्चुअल में ग्राउंड पे काम करते हैं, सरकार के द्वारा दबा दिए जाते हैं। अभी आपने एक क्रिश्चियन जो मारे गए, आपके बिहार के ही थे, फादर स्टैन, आप बताइए क्या हुआ उनके साथ। यहाँ पे जिस परिवेश में हम रहते हैं, इतना ज्यादा यहाँ पे, अब हम आपको क्या कहने में कष्ट होता है, वर्ण व्यवस्था, जाति विशेष इतना ज्यादा हावी है, चाहे महिलाओं को लेकर के ले लीजिए या पुरुषों को लेकर के ले लीजिए। महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब है। आप भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% रिजर्वेशन की बात करिए, बहुत अच्छा है, मैं स्वागत करती हूँ उनका। मैं कहती हूँ 50 क्यों नहीं, फिर 40% रिजर्वेशन भी है। तो आप ऐसे समझिए, आप ये राजनीति से लेना देने नहीं, किसी भी पार्टी में महिला विंग का तो आपको बना सकते हैं हेड महिला का, कि साधना जी को बना देंगे, इभा जी को बना देंगे। जो उनका जनरल विंग होगा उसका हेड कभी महिलाओं को नहीं बनाता कोई भी पार्टी, आप देख लीजिएगा इस चीज को। तो ये क्यों भेदभाव, क्या महिलाओं में क्या वो योग्यता नहीं है? आपने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया, इंदिरा गांधी जी मेरी आदर्श है, मैं उनको आदर्श मानती हूँ। बताइए, जो उन्होंने करके दिखाया, मुझे लगता है किसी पुरुष में, जो हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर जी हैं, कभी उनकी बराबरी कर पाएंगे। उनकी बोली में, उनकी भाषा में, उनकी चाल में, उनके ढाल में जो कुछ था। महिलाएं इस योग्य नहीं है कि आपकी जनरल विंग की, पुरुष विंग की आपकी कमांड संभाल सके। तो इस तरीके का भेदभाव है, इसको कैसे दूर किया जाएगा? इसको दूर हम ये सत्ता से ही दूर होगा। और हर विकास की चाबी सरकार के पास ही है। आप हमसे टैक्स लेते हैं, हमारे विकास की जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप ये बताइए, आप रोड पे चलने का आप किस चीज का टैक्स नहीं लेते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि विकास की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं अपने जो मैं
दे रही हूँ उससे मुंह मोड़ रही हूँ। अगर आप हमसे लेते हैं, लेन देन है, तो आप हमको दीजिए उसके बदले में, क्यों नहीं विकास करेंगे? अगर हम आपके इतनी योजनाएं निकलती है, भाजी तो बेहतर जानती होंगी हमसे, इतनी योजनाएं निकलती हैं, आपको मैं क्या बताऊं, बैंक में आप जाइए, ठीक, मैं गई, सबसे पहले अपने यहाँ के परिवेश में आदमी आपका वो देखता है क्या है आप, टाइटल, आपको इतने लफड़े बता देगा कि आपको लोन नहीं मिलेगा, वापस आ जाएंगे। और पैसा देश से ले लेकर, इतना लोन लेकर के बाहर लोग भागे जा रहे हैं, कैसे? आप बताइए, पैसा तो आपका ही हमारा ही है। सरकार की इतनी योजनाएं हैं, एनजीओ चल रहे हैं, वो एक सर्टेन लोगों को ही उसका बेनिफिट मिलता है, हर आदमी उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता है। मैं स्वयं इतने लोगों को जानती हूँ समाज में, योजनाएं पता ही नहीं कैसी सरकार की योजनाएं हैं जो आपके और हम तक नहीं पहुंचा पा रही सरकार। इसका सरकार नाकाम है। महिला आरक्षण बिल 7-8 साल हो गए, अभी तक पास नहीं हुआ, क्यों भाई? आपने एनआरसी, सीए, जिसकी किसी बहुत ऐसी चीजें जिनकी जरूरत ही नहीं है देश में, वो बिल आप रातों रात पास किए जा रहे हैं। कृषि कानून बिल, किसान बेचारे 1 साल तक बैठे रहे, उनका किसी मीडिया नहीं दिखाया। 15 मिनट के लिए फर्जी आप फंस गए, तो परसों से पूरी न्यूज चल रही है। हम सरकार के अधीन है। हम योजनाएं आपको नहीं पता चलती, सही कह रही हैं मैडम, हम कैसे फायदा मिलेगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। रवि सर, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपने पिछले साल देखा कि कोरोना ने बहुत से लोगों के नई चेतना और संकल्प को बिगाड़ा है, और इस नए वर्ष में भी क्या वो अपने उस बीते वर्ष के चेतना और संकल्प के साथ आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं? इस पर सर आप थोड़ा अपने विचार रखिएगा। धन्यवाद मैडम। बात महिला की भी इसमें हुई, होनी भी चाहिए, महिला आरक्षण की बात हुई। जहां तक कोरोना के भयावह दृश्य को याद करने की बात है, आदमी शीश आ जाता है, क्योंकि यह वह दृश्य था जब अपने नहीं आए, लोगों ने, पड़ोसियों ने खिड़कियां बंद कर ली। यह बड़ा ही कारुणिक दृश्य था। मैंने स्वयं देखा इसे, तब लगा कि आखिर हम मानव अब नहीं रहे। जैसा कि मैम ने शुरुआत किया था कि जब वह चेतना नहीं है तो फिर हम आदमी नहीं है। गांव के एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा, मैं गांव भर घूम के आ रहा हूं, लोग तो बहुत मिले, आदमी एक भी नहीं मिला। तो एक बड़ी बात उन्होंने ही कि आदमी नहीं मिला। संस्कृत में जो है कि ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते वृत्तो के भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्रंति। तो वास्तव में हम अगर अपने लिए ही जीते हैं तो फिर क्या जीते हैं? गुप्त जी जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, वो कहते हैं, यह जन्म हुआ अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। मैं बार बार अपने विद्यार्थियों से इसकी चर्चा करता हूं कि आखिर हम इतने 84 लाख जो बनाए हुए हैं, या कपोल कल्प ही क्यों ना हो, लेकिन हम अगर आदमी के रूप में हमारी पैदाइश हुई है तो हम, संगीता मैम मोतिहारी से हैं, मोतिहारी से हमारे आदरणीय प्रोफेसर राजेश रंजन वर्मा इतिहास के लब्ध प्रतिष्ठित व्याख्याता हैं। उन्होंने लिखा था, विभूषण मनुष्य होने का कर्ज तो उतार दो। कर्ज तो हमें उतारना है, वह कर्ज जो बही और खाते में किसी साहूकार के यहाँ है वह तो उतर जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़े साहूकार के खाते में हमारा जो चल रहा है उसको उतारना, यही संकल्प है, यही चेतना है। जब हम उसके, मैंने कहा कि बच्चे बहिष्कार कर देते हैं, एक जो है सो रसोई जो बना रही हैं उनके जाति को जानने के बाद में, आखिर उनमें इस विद्वेष का संचार किसने किया? मेरा पहला प्रश्न है। शाम में अपने साथियों के साथ खेलकर आने वाले बच्चे का कान पकड़कर कौन होती है जो कहती है तुमने किसके साथ खेला? बार बार तो मना किया गया था उसके साथ मत खेलो। आखिर यह संदेश उस परिवार की महिला के द्वारा होता है या पुरुष के द्वारा होता है? तो यह हमारी जो संकीर्णता है उसको जड़ से मिटाना इतना आसान नहीं है। इसलिए पहले ही कहा था कि शिक्षित नागरिक और साक्षर नागरिक किसी भी देश
किसी भी देश की प्रगति, द चीफ वेल्थ ऑफ एनी नेशन is neither its vast natural resources, its big population, bigger population, but it is the educated citizenry. अगर हमारी देश की जनता शिक्षित हो जाएगी, मैं बार बार कहता हूं साक्षर शब्द मुझे पसंद नहीं, और शिक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है? मुझे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह मैं यूनिवर्सिटी के लोगों से करता हूं कि इतने रोज इतने थेसिस किए जाते हैं, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें यूनिवर्सिटी में जमा होती है, वाइवा बोस होता है, इतने लोगों को पीएचडी की डिग्री मिलती है, कोई डिलीट करते हैं, तो इतना होने के बावजूद फिर हमारे समाज में क्षमता है, और यह भी क्षमता आज से नहीं है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका प्रयास अंबेडकर ने किया था। अंबेडकर के विषय में क्या कारण कि लोग अंबेडकर के में बहुत सारे जो सवर्ण जाति आते हैं, क्या यह ज्ञान का अभाव नहीं कहेंगे कि उन विषय में हम जो एक प्रिजुडिस्ड हो गए हैं, बायस्ड हो गए हैं? आज अगर गांधी की जयंती मनाई जाती है तो उसमें बनिया वर्ग कहता है गांधी हमारे थे। आज बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा की जयंती मनती है, हम कहते हैं भूमिहार एक हो जाते हैं। अगर यहाँ आपके राजेंद्र बाबू की जयंती मनती है तो हमारा चित्रांत समाज जो है सो कहता है कि राजेंद्र बाबू मेरे थे। राजेंद्र बाबू ने तो नहीं कहा, प्रेमचंद जी ने कभी नहीं कहा, राधा कृष्णन ने कभी नहीं कहा कि मेरी जयंती मेरे जाति के लोग मनाएंगे। तो ये कहां, आखिर कहां हम जा कहां रहे हैं, या पतन की ओर हम उन्मुख हैं? हमारी जिम्मेदारियां हैं, बखूबी हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, वह डॉक्टर तो अभी डॉक्टर के पेशे में आता है और बताता है कि अगले साल मैं अपना प्राइवेट अस्पताल खोलने जा रहा हूं, मैं तो भौचक रह जाता हूं। मैंने अपने वर्ग में एमए के विद्यार्थियों को कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने सफेद सैनिकों के लिए हम जो है सो ये करेंगे वो करेंगे। मुझे बड़ा दुख, सफेद सैनिक कोरोना में आपने बहुत अच्छा काम किया, अनडाउटेडली सुपर, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपको भगवान का दर्जा है, लेकिन निजी क्लिनिकों में जिस तरह से आपकी गतिविधि चलती है, ठेका पर काम चलता है, बड़े दुख के साथ हमारे मन्ना साहब जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा था कि अगर कोरोना के समय में हमारे वैज्ञानिकों ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना का जो टीका इजाद किया और जो बाहर में हम सप्लाई कर रहे हैं, वे लोग ये जो शुगर डायबिटीज है, डायबिटीज के विषय में तो हमारे गरीबों को फायदा होता। मुझे लगता है कि देश का जो सुप्रीम कमांडर है और सुप्रीम हमारे हैं, उनका इस ओर ध्यान जाना अभी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी चीज जो उन्होंने कहा कि इंदिरा जी आपके आदर्श नहीं है, मैं मानता हूं कि इंदिरा जी इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एंड पॉलिटिक्स, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं से जुड़ जाते हैं, इसी को कहते हैं दासता, गुलामी, पार्टी की गुलामी, कि हम अपने गले में पट्टी बांधने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि हमको भी किसी पार्टी का सदस्यता मिल जाए। मैं भी अभी तक इस रोग से वंचित हूं, मुझे अभी तक उठी की जरूरत नहीं पड़ी है, और आगे भी ईश्वर की कृपा होगी तो मैं किसी पट्टी से बंधने के लिए आतुर और व्याकुल नहीं हूं। लेकिन हाँ, मैं जिस जगह पर शिक्षा का मंदिर है, जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो पहले ही चप्पल बाहर उतार देते हैं, वैसे शिक्षा के मंदिर में जो लोग भी जाते नहीं हैं, जो भी जाए से यही अपेक्षाएं हैं। पार्टी का जो पारदर्शिता है, जिस पार्टी से वो आबद्ध है, जिस पार्टी के वो गुलाम है, वो अपनी उस आवरण को बाहर रखे और तब विद्या में प्रवेश करें। मैंने अभी पिछले अंक में लिखा था, अमित जी से मेरी बात हुई कि ऑनलाइन क्लास की सूचना मिलते ही उन कायर शिक्षकों के चेहरे खिल उठे अब से कि चलो अब तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। हतभाग्य, क्या भाग्य है, क्या दुर्भाग्य है कि आपका जो दायित्व है आप उस बच रहे हो, और आप प्रधानमंत्री से प्रश्न करोगे, आप मुख्यमंत्री से प्रश्न करोगे। पहले तो अपना दायित्व पूरा करो। तुम एक डॉक्टर हो, अपना काम करो, जल्दीबाजी से करो। तुम एक इंजीनियर हो तो तुम पर जो है तो परसेंटेज लगता है, तुम्हारे घर से रुपये बरामद होते हैं। यही भारत है। इसी भारत की कल्पना मोहनदास गांधी ने की थी। क्या इसी भारत के लिए नेहरू और जितने भी लोग थे, लोग कहते हैं पास्ट को मत कुरेदिए, अगर पास्ट है तो वह हमारा फाउंडेशन है। अगर हम छत बनाना चाहते हैं तो हमें एक मजबूत नींव की आवश्यकता है जो हमारे फोर फादर्स ने दिए। कम लड़ाइयां नहीं लड़ी थी उन लोगों ने,
भाई इतना आसान नहीं था कहने के लिए नेहरू को बहुत गालियां आजकल दी जा रही हैं। आजकल तो फैशन सा चल पड़ा है, अपना कद बढ़ाने के लिए दूसरे का कद हटा दो, ऐसा भी संभव नहीं है। तो मैं तो यही मानता हूं कि मैं विद्यार्थियों से, मैं तो ट्रेन में भी, इवन आपको बता दूं, बड़ा दुख होता है कभी कभी सैलून में अगर मुझे जहां पड़ा बैठा रहता हूं और बच्चे आ गए तो उनसे मैं प्रश्न पूछता हूं, बाद में सैलून वाला भी कह रहा है कि आप थोड़ा सा फुर्सत निकाल के जाने से, वो बच्चा बोल रहा था उसके गार्जियन कि बच्चा तुम्हारे सैलून में जाना नहीं मान रहा है, क्यों? वहां कोई बैठा रहता है, प्रश्न पूछता है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं कहता हूं कि शिक्षक आप सिर्फ वहां नहीं है, आप सिर्फ विद्यालय महाविद्यालय की चार दीवारी में सीमित हो गए तो आप शिक्षक नहीं हैं। कारण क्या है कि आज से 30 वर्ष 40 वर्ष पहले गांव में एक शिक्षक, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक की बड़ी कद्र होती थी। लोग पूछते थे मास्टर साहब ये क्या होगा, मास्टर शब्द बड़ा प्रिय लगता था। हम लोग भी अपने गुरुजी लोगों को माने जाते थे बड़े आदर के साथ। आज कारण क्या है कि शिक्षक शब्द से समाज उतना प्रभावित आज नहीं रह पाया है। लोगों को लगता है लूट तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा ये शिक्षक है, जो जाना नहीं चाहते हैं। और मैं अपनी बात को अभी बयान देना चाहूंगा यह कहकर कि विलियम गोल्ड एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है और उन्होंने लिखा है थिंकिंग एज हॉबी। आप क्लास में पूछो, किसी से पूछिए कि आपकी हॉबी क्या है, तो बस वही आएगा डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग। अच्छी बात है, मल्टी टैलेंटेड होना यह सबके बस की बात नहीं है। मैं एक पेंटिंग नहीं बना सकता, मैं गीत नहीं गा सकता, मुझे नृत्य देखना पसंद है, नृत्य कर नहीं सकता। लेकिन जो करते हैं कम से कम हम उनका मनोबल तो छे नहीं करें, क्योंकि बच्चों में असीमित अपरिमित प्रतिभाएं हैं और उनकी पहचान जैसे कलाम कि हमारे यहाँ शिक्षक और यूरोपियन शिक्षक में बेसिक डिफरेंस यही है। उनके यहाँ के शिक्षक तुरंत यह ताड़ जाते हैं कि इसकी रुचि गीता में है, इसकी रुचि भाषण में है, इसकी रुचि इसमें है। और अपने यहाँ क्या है कि मैथ का टीचर अगर क्लास ले रहा है और उसके विद्यार्थी अगर उनकी तरफ मुखातिब नहीं है तो उस शिक्षक को ये लगेगा ये मेरा घोर अपमान है। मुझे तो नहीं था कि यह कोई घोर अपमान हुआ, क्योंकि उसकी रुचि नहीं है। तो रुचि, बच्चों के बीच उनकी रुचि को पहचान कर उनके क्षेत्र में उनको संवर्धन करना, उनका पोषण करना, ये शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी होती है। और जब तक, और उसमें गोल्डिंग साहब ने थ्री ग्रेड्स ऑफ थिंकर की बात कही है और उन्होंने थर्ड ग्रेड थिंकर से ही शुरुआत की है। थर्ड थिंकर्स आखिर कौन लोग हैं? आपको तो कोई नहीं मिलता है। थर्ड ग्रेड थिंकर 80% लोग थर्ड ग्रेड थिंकर्स हैं, जो सिर्फ सड़कों पर आएंगे और कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन जब आप पूछेंगे कि सर ये क्या जिंदाबाद आप कह रहे हैं, आप उनको कॉलरिंग कीजिए। मैं तो कहता हूं कॉलरिंग करके पूछिए कि भाई जिंदाबाद किस चीज, तो कहेंगे अगर यहाँ ऐसे लोग हैं जिंदाबाद के सहारे जीवित रहते हैं तो भारत के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह हम कई दशकों तक और शताब्दियों तक ऐसा ही रहेगा। दूसरे सेकंड ग्रेड पर आऊंगा। सेकंड ग्रेड ऑफ थिंकर्स कंस्टिट्यूट 18%, आपके 18 to 18 80 के में 19% ये वो लोग हैं जो हमारे सेकंड ग्रेड थिंकर्स हैं। अब इसमें ये दे इंक्लूड व्हाट, वो कौन लोग हैं सेकंड ग्रेड थिंकर? उसमें पहला आता है जितने पेशेवर, अच्छे पेशेवर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर्स, ये सभी लोग। बिकॉज क्योंकि उनकी कथनी और करनी में जैसे समुद्र के किनारे के दोनों जो हो गए वैसे ही है। सबसे अधिक नैतिकता का पाठ शिक्षक पढ़ाते हैं और सबसे ज्यादा अनैतिक कार्य शिक्षकों का होता है, चाहे वह किसी चीज में हो। मूल्यांकन की बात मैं करता हूं। मूल्यांकन जब हम इवैल्यूएशन करते हैं कितनी ईमानदारी के साथ, मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों में यह जरूर बताना चाहूंगा, अभिभावक भी होकर जुड़े हुए हैं तो मैं बताना चाहूंगा, 1 वर्ष बच्चे पढ़ते हैं, बड़ी मेहनत करके पढ़ते हैं। 3 घंटा में उनको एग्जाम देना पड़ता है, 3 घंटा पसीना पसीना होकर बेचारा कलम तोड़ के लिखा। और मेरे जो हैं जो इवैल्यूएटर हैं कितना समय दे पाते हैं कॉपी पर, ये प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूं। आगे आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपने अपने इतने अच्छे विचार रखे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनमोल सोवित जी। जी धन्यवाद मैम। सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों से माफी चाहूंगा। एक्चुअली मेरा एक
इंस्टेंट मीटिंग आ गया था जिसको मैं स्किप नहीं कर सकता था नेशनल। मैं पुनः माफी चाहते हुए से एक निवेदन है, आप अपना मोबाइल अगर ऑटो रोटेट कर लेते तो पूरे फ्रेम में कवर हो जाता। या मैम आप प्लीज रिपीट, अगर आप अपनी बातों को दोबारा रखें। मैं ये कह रही हूँ, आप अपना मोबाइल ऑटो रोटेट कर लेते तो सब लोग फ्रेम में आ जाते। ओके। वो तो मैंने कर रखा है मैम। अच्छा ठीक है, चलिए हम अपना डिस्कशन ही करते हैं। हमारा आज का जो यहाँ पे बिहार स्वाभिमान आंदोलन के मंच पर हम चर्चा कर रहे हैं नव वर्ष में नई चेतना और संकल्प। अनमोल जी, चूंकि आपने अभी हमारे साथ ज्वाइन किया है तो हम आपके विचार जानना चाहेंगे कि नव वर्ष में नई चेतना और संकल्प में आप क्या अपने वक्तव्य रख सकते हैं। जी धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं जो आज ये आधुनिक युग में फेसबुक के माध्यम से जो बिहार स्वाभिमान टीम जो ये कार्यक्रम कर रही है, इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं आप सभी को और सभी दर्शकों से। और इस विषय, ये जो विषय आपने चयनित किया है अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और वर्तमान समय में नई चेतना और संकल्प, अगर मेरा विचार आप इस पे मांगे तो विगत 2 वर्षों, बीते 2 वर्षों का अगर हमारे पास जो एक्सपीरियंस है तो हमारा पहला संकल्प ये होना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य को लेकर के हमें संकल्प लेना चाहिए। जो हमने देखा है विगत 2 वर्षों, बीते 2 वर्षों में हमने जो फेस किया है, आज ये काफी कहते हुए मुझे खेद हो रहा है कि जिस प्रकार से हमारे पूरे भारतवर्ष में कोविड का लहर आया और इसको हम लोगों ने जैसे झेला है, उस शब्दों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है उस कष्ट को। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसने अपने एक प्रिय को नहीं खोया है। तो इस परिस्थिति में अगर इस 2022 के साथ हमें जो पहला संकल्प लेना चाहिए अपने स्वास्थ्य, अपनी इम्यूनिटी को लेकर के, कि हम कैसे आने वाले समय में खुद को स्वस्थ रखते हुए अपने स्वास्थ्य को, समाज को स्वस्थ और एक अच्छे प्रकृति और संस्कृति को स्वस्थ बनाए, जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है। एक पूरे भारतवर्ष के पूरे भारतवासियों को जो एक धरोहर मिला, हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति, इसको लेकर के हमें संकल्पित होते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि हम अपनी प्रकृति और संस्कृति के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को कैसे आगे और सुदृढ़ करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम एक इंसान को जीवन में क्या चाहिए होता है कि हम स्वस्थ रहें, अपना रोजगार हो, उसके साथ साथ हमारा समाज हेल्दी सोसाइटी हो। वो हेल्दी एट द लेवल ऑफ मेंटालिटी हो सकता है, एट द लेवल ऑफ इंटरेक्शन हो सकता है, एट द लेवल ऑफ प्रोफेशन हो सकता है। तो व्यक्तिगत रूप में अगर हम खुद में कुछ संकल्प लेकर के, जैसे हमने एक विचार रखा कि स्वास्थ्य को लेकर के हम संकल्पित होते हैं, तो नई चेतना का जो यहाँ विषय आता है, जो शब्द है, ये शब्द से हम परिवर्तन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम जो संकल्पित होते हैं संकल्पित होते हैं पूरे एक वर्ष के लिए, एक समय के लिए, लंबे समय के लिए एक संकल्पित होकर के इस कार्य को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका एक आउटपुट देखने को मिलेगा और एक समाज में एक अलग सा ऊर्जा प्रदान होगा। अगर हर एक व्यक्ति खुद में ये संकल्पित होकर के आगे बढ़े और हाँ, कुछ मुझे लगता है अनमोल जी के साथ तकनीकी वो। अनमोल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? विषय को रखूं? हेलो। हाँ अनमोल जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी। मैं ये विषय रख रहा था कि जैसे एक बुद्धिजीवी वर्ग खुद में संकल्पित होने के साथ साथ अगर ये संकल्प लेता है कि हमारा समाज स्वस्थ एट द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, एट द लेवल ऑफ मेंटालिटी हो, उसके लिए हमें अपने सामाजिक दायित्व को निर्वहन करने के लिए भी आगे आना पड़ेगा। केवल अगर मुझे कुछ जानकारी मिलती है, मैंने इम्प्लीमेंट किया है, मैं एक समाज के लिए उदाहरण बन सकता हूं, तो उस उदाहरण बनने के साथ साथ
हमें आने वाले अपने साथियों को, अपने समाज के लोगों को भी ये जानकारी देनी चाहिए कि हाँ जी भैया, एक कार्य करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया और उससे क्या लाभ हुआ है लोगों तक। ये विषय अगर हम रखते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा विषय हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि सपोज दैट किसी व्यक्ति ने अपनी इम्यूनिटी को इतना बूस्टअप कर रखा है कि उसने कोविड नहीं हुआ, या फिर उसने वैसी परिस्थितियां कायम कर ली कि वो उसे लड़ पाया, तो उसको पूरे समाज में कौतूहल का विषय क्या जी अनमोल शोभित ने ऐसा किया था, तो वैसा उसको लाभ हुआ। तो इस परिस्थिति में अगर अनमोल शोभित अपने विषयों को अपने समाज के विषय साथ साझा करता है कि भैया हमने ऐसा किया, एक एग्जाम्पल सेट करता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय होगा। आज पूरे विश्व में भारतवर्ष के साथ एक जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के रूप में जो हो रहा है, इसको हम लोग फील कर सकते हैं। एक वैक्सीन का एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं, जब तक आदरणीय मोदी जी ने यूएस और रशिया के वैक्सीन को भारत में अलाउ नहीं किया था, तो सेकेंड वेव को कैसे इंप्लीमेंट किया गया मेंटल लेवल पे, हमारे कहते हुए मुझे बहुत खेद हो रही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सोसाइटी में जो एक भय की डाली गई और कुछ पॉलिटिशियंस भी इसमें बहुत सम्मिलित हुए थे। तो ऐसी परिस्थिति में हमें खुद के साथ साथ समाज और राष्ट्र के साथ खड़ा होने के लिए हमको बहुत ही जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य के साथ अपने हमारी संस्कृति और प्रकृति को बढ़ावा देते हुए इस बहुत भयावह स्थिति जो है, इससे लड़ने के लिए पूरे विश्व के साथ पूरे भारतवासियों को एक एग्जाम्पल के रूप में खड़ा होना चाहिए। हमारी प्रकृति से जो हमें मिला है, हमारी संस्कृति, भारतवर्ष के जो हमारे पूर्वजों ने हमें जो दिया है, जो हमारे जीवन जीने का तरीका रहा है, उसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं और एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो इस एग्जाम्पल सेट करने में पहला कदम हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को उठाना पड़ेगा कि हमने जो किया है एग्जाम्पलीफाई करते हैं अपने सोसाइटी के लिए, फिर ये सोसाइटी एग्जाम्पलीफाई करेगा पूरे विश्व के लिए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र ये सब बहुत बड़ा विषय है, इसको हम बहुत कम समय में नहीं रख सकते हैं और इसको आसानी से शब्दों में समझाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन एक बुद्धिजीवी वर्ग को ये समझना होगा कि उसके लिए जो संकल्प वो ले रहा है वो पूरे समाज के लिए संकल्पित होकर के एग्जाम्पलीफाई करना बहुत जरूरी है। दूसरा विषय ये है कि हम लोग अपने साथ में आने वाले वर्ष में हमें क्या करना है। आज वर्तमान परिस्थिति में हमारी सरकार अनेक योजनाएं ला रही है। अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष का हर एक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 3 घंटा सोशल मीडिया पे देता है। तो क्या उस 3 घंटे को हम समाज के लिए उपयोग में ला सकते हैं क्या? कुछ ऐसा योजना, कुछ लाभ जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस 3 घंटे के समय में जो हम व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करते हैं, खुद के एडवर्टाइजमेंट के लिए उपयोग करते हैं, खुद के हैप्पीनेस के लिए उपयोग करते हैं, उसमें हम उस योजनाओं के लाभ, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचा पाए। क्योंकि भारतवर्ष जो हमारे पूर्व काल से देखा जा रहा है, हम संगठित रहे हैं और संगठित रहते हुए अपने समाज को, भारतवर्ष को हमने जो किया है, जिसके अपने देश के लिए जो किया है, ये करना काफी अति आवश्यक है। ये मेरा 2 विषय बहुत संक्षेप में मैं रखना चाहूंगा, रखा हूं मैंने जी। और इसके अलावा और सारे विषय आए होंगे, मैं नहीं था, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। अभी भाई साहब का मैं विषय सुन रहा था, काफी अच्छा लगा मुझे। जी। संगीता मैडम, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि अगर हम कोरोना महामारी की बात करते हैं तो मनुष्य के ऊपर एक सीधे आरोप लगा है प्रकृति से छेड़छाड़ का, और कहीं ना कहीं उसकी अपनी जीवन शैली भी इस कोरोना महामारी की जिम्मेदार है। आप इस पे अपना क्या व्यक्त रखना चाहेंगी? क्या मैडम? आप मुझे सुन पा रही हैं मैडम? हाँ। मैं ये कहना चाह रही थी मैडम कि कोरोना महामारी की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मनुष्य के ऊपर एक सीधे दोषारोपण किया गया है कि हमने एक पर्यावरण से छेड़छाड़ की है। कहीं ना कहीं मनुष्य की अपनी जीवन शैली ने कोरोना महामारी जैसे प्रकोप को आमंत्रित किया है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ऐसा तो जो ये महामारी है तो ये प्रकृति का छेड़छाड़ हुआ है, ऐसा तो नहीं हमें लग रहा है। क्या कि ये तो सीधे ये जो है सो चाइना के द्वारा ये वायरस का इसमें आया है, इन्फेक्शन से आया हुआ है।
और यही प्रकृति ही हमारे कोरोना को से हम लोग को बचाया भी है। प्रकृति से छेड़छाड़ मैंने रहने का, खाने पीने का, रहन सहन और कुछ तकनीकी कारणों के कारण मुझे लग रहा है मैम शायद फ्रेम से बाहर हो गए। साधना मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कहीं ना कहीं कोरोना महामारी ने हमें एक सादगी से जीवन बिताने के लिए और पर्यावरण के अनुकूल रहकर अपने कार्य करने को प्राथमिकता देने का एक संदेश दिया है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं प्रकृति से जो छेड़छाड़ हुई है वो तो एक अलग विषय है कि चाइना से आया है और इस करके कोई बीमारी हमारे बीच में आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल जो लड़ने की इम्यूनिटी पावर होती है, जो क्षमता होती है हमारी, वो कहीं ना कहीं हमारे नेचर से हमें मिलती है। तो नेचर के साथ जो हमने छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से आज का मानव अंदर से इतना खोखला हो चुका है, वो जरा सी बीमारी किसी भी चीज को सहन नहीं कर पाता। उसका भी एक कहीं ना कहीं उसकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बीमारी वो हावी हो रही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक चीज मैं अभी रवि भाई साहब को भी मैं सुन रही थी, आपने कहा कि किसी गांव में गए तो वहां मानव नहीं कोई मिला। ये बिल्कुल सत्य है। मानव धर्म किसने सिखाया? बुद्ध जी हैं। आदमी वही बात है, मानव या आदमी कह लीजिए। तो मानव में आदमी और आदमी नहीं मिला। आदमी मानव कहने का, मानव धर्म बुद्ध जी ने मानव धर्म को बताया कि मानव धर्म सब धर्म से ऊपर है। लेकिन हम जिस परिवेश में भारतवर्ष में रहते हैं, वहां मुझे विज्ञान, जब स्कूल जाते हैं तो पढ़ाया जाता है कि सूरज आग का गोला है, उसके पास हम नहीं जा सकते। हम जब घर पहुंचते हैं तो हमें बताया जाता है हनुमान जी सूरज को निगल गए। अब बताइए, हमारा मेंटल लेवल यहीं पे ब्लॉक हो गया। उसके आगे हमारा बच्चा ये सोचने के लिए कतई बाध्य नहीं है कि सूरज को कोई निगल नहीं सकता। इस तरीके के परिवेश में, इस तरीके की शिक्षा में जब हम रहते हैं, जहां हमारे सोचने की क्षमता एकदम खत्म हो गई है धर्म के आगे, इस तरीके की बहुत सी मनगढ़ंत किंवदंतियां हैं जिनको लेकर के आज हम जी रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारी आज की युवा पीढ़ी जो इसको मान रही है, कहीं ना कहीं विकास जिसे हम कह रहे हैं, हम इसको भी इससे भी जोड़ते हैं, कोरोना परिवेश में भी हम इसको जोड़ते हैं। कहीं ना कहीं सारी चीजें मिल करके हैं जो हम लोगों को कमजोर बनाती हैं। और आपने भी, जो भाई साहब अभी भी आए, उन्होंने कहा मेंटल लेवल भी आपका तभी स्वस्थ होगा जब आप सही मायने में शिक्षित होंगे। कहीं ना कहीं आपका मेंटल लेवल हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आपका स्वयं का प्रगति हो, आप समाज को, स्वयं से समाज को जोड़ते हैं। मैं समाज है, हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी मैं तभी अपनी मजबूती से निभा सकती हूँ जब हम सही मायने में शिक्षित होंगे। सही मायने में शिक्षा, किसी को पीएचडी डीलिट कर लेना शिक्षित मायने नहीं रखता है। हो सकता है जो एक कम पढ़ा लिखा बच्चा हो, वो हमसे ज्यादा, हमारे पास डिग्री ज्यादा हो, हमसे ज्यादा शिक्षित हो, हमसे ज्यादा अपने परिवेश को समझता हो, हमसे ज्यादा साइंस को समझता हो, हमसे ज्यादा किंवदंतियों पे यकीन ना करता हो, मालूम है हकीकत क्या है। तो शिक्षा सही मायने में कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है वो भी शिक्षा पे तो बिल्कुल जोर ही नहीं देती। आज के टाइम पे आप आईआईएम की फीस देख लीजिए कितनी ज्यादा हुई, आईआईटी की फीस देख लीजिए। साधारण कई बार हमारे पास इस तरीके के केस आते हैं जहाँ बच्चे जो हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, पास तो कर लेते हैं एग्जाम आईआईटी का, लेकिन उनके माँ बाप के पास देने के लिए फीस नहीं होती है। शिक्षा जब तक, शिक्षा का जो प्रारूप है, शिक्षा का जो फीस है, उस तरीके का नहीं स्ट्रक्चर होता है कि हर एक वर्ग उसको ले सके, तब तक मैं बेमानी समझती हूँ कि सरकार की योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ेगी बेटी आपकी? आप बताएं, जो पढ़ भी रही है वो जाएंगी कहाँ? रोजगार के सुअवसर नहीं है आपके पास। तो इस तरीके की जो ये बातें हैं, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। नैतिक जिम्मेदारी हमारे साथ साथ सरकार की भी बहुत बनती है। उससे हम, और एक चीज और, किसी की तारीफ कर देना, किसी की पार्टी से उसको बंधने का मतलब नहीं है। हम इंदिरा जी की तारीफ कर सकते हैं, हम साहित्य में भी तारीफ कर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कवि रचना की तारीफ करते हैं। इसका मतलब नहीं हम किसी पार्टी से बन गए। हमारे लखनऊ का विकास अगर हम कहें तो अखिलेश जी ने कराया, तो ये नहीं कि हम उनकी पार्टी से बन गए। इंदिरा जी किया तो हम कांग्रेस से, या लड़की लड़ सकती हूँ तो मैं उससे बन गई। आपको जो चीज अच्छी लगती है, मानव स्वभाव होना चाहिए, जो चीज जहां से आपको अच्छी लगती, बेहिचक, बेधड़क, निसंकोच आप वहां से उसको उठाएंगे, बिना किसी सोचे कि वो किस वर्ग से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है,
तभी हम स्वयं का विकास कर सकते हैं और अपने विकास के माध्यम से एक अच्छे समाज को दे सकते हैं और एक अच्छा परिवेश अपने आसपास हम बना सकते हैं। इसी के साथ मैं कहूंगी कि कोरोना के लिए जो आपने कहा था, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी हमारी इम्यूनिटी पावर को, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। उसका भी एक कारण है ऑक्सीजन का कमी बची। अब बताइए, एक लोगों ने बहुत वायरल हुआ, पेड़ में, पीपल के पेड़ में उन्होंने अपना बेड लगा लिया था, देखा होगा सभी ने, ये बहुत वायरल हुआ था, पीपल के पेड़ में बेड लगा लिया, वहां पे कई लोग पीपल के पेड़। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं प्रकृति से हमें जोड़ती हैं, और प्रकृति से दूर होने का मतलब ही है कि अपने आप को मनुष्य जो है कहीं ना कहीं गर्त की ओर, बीमारियों को लेकर के जा रहा है, इसमें कोई दुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। संगीता मैम, आप कुछ तकनीकी कारण से आपका रूम से बाहर हो गए थे, तो हम पुनः आपसे उसी क्वेश्चन पे आंसर जानना चाहेंगे। मैम, ये तो सही है कि प्रकृति से जो हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, इससे प्रकृति में जरूरी छेड़छाड़ हो रही है, और काफी जो है सो पेड़ पौधे का कटना, नदी नाले का बहना रुकना, और पहाड़ों के काट के घर बनाना, ये सब, और हमारे जो खान पान है और जो रहन सहन है, वो ये सब की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिम्मेदार है। जो नए नए तरह की बीमारियां जो हम लोग के आ रही हैं, या कोरोना आई है, ये कहीं ना कहीं हद तक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसका समाधान भी हमें प्रकृति से ही मिलता है, इसलिए प्रकृति की तो सुरक्षा हम लोग को करनी होगी, तभी आदमी जो है सो ठीक स्वस्थ रह सकता है और स्वस्थ समाज को दे सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो चेतना और संकल्प अपने नए वर्ष में का है। तो ये इसे तो बहुत ही विस्तृत चर्चा है, और हर टॉपिक पे बहुत सारी बातें हो सकती है। अपनी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कुछ चीज को जो संकल्प लेने का हम लोग का समय है, वो प्रकृति की रक्षा करना भी एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी हम लोग नागरिकों को है, जिससे कि आगे हमारे बच्चों को और हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको ये हमें समझाना होगा, ये बताना होगा, इसके बारे में भी हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, बहुत सारे क्षेत्र है, ये सब अलग अलग संकल्प है, किसी एक आदमी बस की भी बात नहीं है। जी जी। तो इसलिए हम लोग सोशल फील्ड में जो काम करते हैं, हम लोग तो कोई खास टॉपिक लेके जागरूकता अभियान करना, और बच्चों को नई रास्ते दिखाना, नई अवेयरनेस प्रोग्राम करना, और बच्चों को संकल्प की गंदी आदतें को छोड़ना, और अच्छी आदतें को जो कि आपको आगे जीवन में अच्छी राह दिखाए, अच्छे काम करवाए, अच्छा देश का भविष्य हो, नाम हो, उस पे आपको बढ़ने का अवेयरनेस हम लोग करते हैं, और उसी पे हम लोग को संकल्प लेने की जरूरत है। पूरे एक आदमी के बस पे पूरे समाज को, पूरे देश को, या गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम आती है या आ रही है, उसका भी अवेयरनेस जरूरी है। बहुत लोग जान नहीं पाते हैं कि कैसे हम उसको फायदा। कल जेम्स का आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज का ग्रुप है, महिलाओं का इतना तक मिल सकता है, लेकिन ये सब बातें किताबों में भी है, रूल्स में भी है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पे लाना, इस भी हम लोग का दायित्व बनता है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो शिक्षा के क्षेत्र से है, शिक्षा में करे, जो हेल्थ के क्षेत्र में है, हेल्थ में करे, या जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में करे। कोई एक आदमी चाहे कि हम हर क्षेत्र में अवेयरनेस या संकल्प लेके समाज को कर सके, शायद मेरे समझ में हमको नहीं लगता ये पॉसिबल है। फिर भी हम लोग जिस क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें हमें संकल्प लेने की जरूरत है। प्रकृति से छेड़छाड़ तो नहीं होनी चाहिए, और ये अगर इसमें हम लोग ज्यादा मेहनत करेंगे तो आगे हो सकता है, और नहीं इससे भी बदतर जिंदगी खराब बीमारी की ना आए, भगवान न करे। और जो अभी की स्थिति, और आदमी को नहीं, बच्चे माता पिता को नहीं, पति पत्नी को नहीं, एक दूसरे को लोग इतना सेफ्टी और इतना दूर हो रहे थे, वैसी भावना न आए, प्रेम की भावना रहे, और एक अच्छे संकल्प के साथ सामाजिक संगठन, दानात्मक परिवार के साथ, संयुक्त परिवार के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग के जीवन के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल। अनमोल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कहा जाता है कि हमेशा सहजता बनाए रखिए और उसे गले से लगाए रखिए, लेकिन वर्तमान समय में सहजता की जगह असहजता ज्यादा देखा जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद। ये जो मैं अभी आपने जो विषय रखा, इसके हर एक शब्द में एक प्रश्न है। मैंने जो कहा था कि हमें जो अपने पूर्वजों से मिला, हमारी संस्कृति और प्रकृति, उसको सजो के रखने का काफी महत्वपूर्ण उसका लाभ है। देखिए, संस्कृति शब्द से संस्कार आता है, और आज वर्तमान समय में हम लोग आधुनिकता के जो युग में जी रहे हैं, इस समय हम लोग अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं। हम लोग इसको आधुनिकता से जोड़ देते हैं कि भैया मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, वैसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने जो झेला है कोविड पीरियड में, हमने जो देखा है, आज हमारे जो संस्कार हैं उससे क्या लाभ हो सकता है, पूरा विश्व उसको फॉलो कर रहा है। तो मैं यही विषय रखना चाहूंगा कि आधुनिकता को अपनाइए, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं उसको नहीं भूलना होगा, और इसके लिए पूरा दारोमदार इस बुद्धिजीवी वर्ग को अपने कंधों पे रखना होगा। हमें अपनी पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को महसूस कराना होगा कि हमारा क्या महत्व है और हमारी संस्कृति सभ्यता का क्या महत्व है। हमें जो मिला है, हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं, एक एग्जाम्प्लीफाई कर सकते हैं पूरी सोसाइटी के लिए कि भैया हमारा जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे राष्ट्र की जो पहचान है, इसको कैसे अपने आप में संजो करके रखने के लिए हम आधुनिकता के, ठीक है आधुनिकता नो डाउट काफी जरूरी है, हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि, देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, इतिहास भी उठाकर देख लीजिए कि जो भी समाज अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से दूर जाता है वो बिखर जाता है। और भारत की स्थिति इस समय ऐसी बनी हुई है कि हम लोग डिलेमा में फंसे हुए हैं, इधर जाएं या इधर जाएं, और हम लोग सच को भी कबूलने से कभी कभी पीछे हट जाते हैं। तो वो जब भी संस्कार हम रोपेंगे अपने सोसाइटी में, तो वो सहजता से सच को भी कबूलेगा, अगर गलत कर रहा है तो सहजता से गलत को भी कबूलेगा। तो एक्सेप्टेंस की भावना ये हम लोगों को सोसाइटी में डालना होगा कि ठीक है भैया हमने गलत किया है तो इसको सही करना है। तो एक व्यक्ति एग्जाम्प्लीफाई कर सकता है, एक बंदे से शुरुआत की जा सकती है इसकी, और ये शुरुआत करने के लिए हम लोग अपने फैमिली से, अपने परिवार से, एक फैमिली में अगर हम कहीं जाते हैं और बच्चे ने गलती कर दी, ठीक है, तो अगर घर वाले एक्सेप्ट कर लिए, ठीक तुमने गलती किया है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको समझाते हैं, तो वो आने वाले सोसाइटी में पास ऑन होगा। एक छोटा सा उदाहरण है इसका कि हम लोगों को खुद में संकल्पित होते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर कहीं कुछ सुधार करनी है तो खुद में सुधार करना होगा पहले, अपने लिए अगर कुछ स्टेप लेते हैं। और आने वाले समय में लोग, देखिए सोसाइटी में यही क्या है, सोसाइटी में ये देखने को मिला है कि लोग एक दूसरे को काफी ऑब्जर्व करते हैं। हम बात नहीं करते हैं, रवि सर से हम नहीं मिले हुए हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन अगर मेरे बगल वाले फ्लैट में ये रहते हैं तो मैं इनके वे ऑफ बिहेविंग को ऑब्जर्व करूंगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो इस ऐसे टेंडेंसी में ये मानव जो प्रवृत्ति है, इसके लिए अगर रवि सर कुछ कर रहे हैं, उनका वे ऑफ बिहेविंग है, वो एक्सेप्टेंस है, तो अनमोल सोबीत भी देखने के बाद ये अच्छा ऐसा करना चाहिए। इन्होंने इसके साथ बहुत अच्छा किया है, इन्होंने एक अच्छा पद हासिल किया है, इन्होंने अच्छा जीवन जिया है। कोविड अगर स्वास्थ्य के प्रति ही बहुत सहज हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तुलसी का पौधा का वो ले रहे हैं, मैंने कभी देखा। और इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई, एक मैसेज सोसाइटी में गया कि अच्छा रवि सर बहुत स्ट्रांग बंदे हैं, तो दूसरा बंदा भी करेगा। तो जो हम लोग भूलते जा रहे हैं उसको एक्सेप्टेंस की जरूरत तो है, ये मैं कहना चाहूंगा। मॉडर्नाइजेशन में हम लोग एक्सेप्टेंस को क्या कहते हैं कि अरे हमने नहीं देखा है तो हम कैसे विश्वास कर ले, ये मॉडर्नाइजेशन हो गया है। लेकिन इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। आज वर्तमान समय में मैं खेद के साथ कह रहा हूं, हमारे विद्यालयों में
सीबीएसई हो, गवर्नमेंट स्कूलों, नैतिक शिक्षा विषय ही खत्म कर दिया गया है। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कहना चाहूंगा, जो भी जहां पे भी अगर इस विषय को उठाया जाए कि नैतिक शिक्षा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मेरा मानना है कि बीएड बैचलर डिग्री तक पढ़ानी चाहिए। इंसान को जीवन जीने का तरीका उस वक्त तक सीखना चाहिए जब तक वो सीख सकता है। तो हम लोग हमारी सोसाइटी को एक षड्यंत्र के तहत बहुत उसके संस्कृति और सभ्यता से दूर किया जा रहा है। हम लोग को ये कहा जाए हम लोग मॉडर्नाइज्ड नहीं है। भैया हम मॉडर्नाइज्ड नहीं है, हमने पूरे विश्व को सुनने दिया है। ये चाणक्य की धरती है जिसने पूरे विश्व को अकाउंटेंसी दी है, एकता के पिरों में बांधा है। चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है ये। उसके बावजूद हम लोगों को हमारी संस्कृति के प्रति कहा जाता है अरे हम लोग बहुत ये हैं, हम लोग मॉडर्नाइज्ड हैं। इसको हमने फील नहीं किया तो हम कैसे एक्सेप्ट कर लें? तो इस विषय पे चिंता करना होगा, लेकिन इसका हल क्या है? मैं यहाँ बहुत बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है और नमन करते हुए मैं विषय रखना चाहूंगा कि इसका हल यही है कि अगर हम कर रहे हैं और आपका सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है, अगर आपको देख करके 10 लोग ही सुधर जाता है तो ये बहुत बड़ा विषय होगा। जी बिल्कुल। रवि सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक कथन कहा गया है, आजाद जैसे रहिए विचारों। विषय और मैं रखना चाहूंगा, सॉरी जी 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 प्लीज एग्जाम्पलीफाई कर। जैसे प्रकृति के विषय में मैं विषय रख रहा था, मैं माफी चाहूंगा रवि सर, आपसे अनुमति लेते हुए मैं जी बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है मेरा एक पर्सनल। एक बार मैं बाजार गया था, बाजार में हम सब्जी ले रहे थे। ये 6-7 साल पहले का विषय है। सब्जी लेते वक्त एक बाइक पे एक बच्ची, छोटी बच्ची अपने पिताजी के साथ सब्जी लेने आई। उसके पिताजी झोला नहीं लाए हुए थे। सब्जी लेने के वक्त जब सब्जी वाले ने उनको प्लास्टिक में दिया तो उस बच्ची ने बोला था, अरे प्लास्टिक ले रहे हैं आप, नहीं लेना चाहिए। हम देखे उसको, बोला अरे क्या बात है। उसके बाद से मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता दूं कि मैंने 99% कोशिश किया है कि मैं कभी भी जाऊं तो सिंगल यूज प्लास्टिक यूज ना करूं। तो एक उदाहरण उसने दिया मेरे जीवन में, जो मेरा जीवन बदल गया। तो ऐसे ही अपने प्रकृति को सजोने के लिए भी हमें एक्सेप्टेंस लाना होगा कि हम आधुनिकता के चक्कर में कि भैया हम कुछ तकनीकी कारण की वजह से सर अभी स्टूडियो से बाहर हो गए हैं। रवि सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी और ये मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा इस नए वर्ष के संकल्प में कि आजाद रहिए विचारों से लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। ये कथन कहा गया है, लेकिन वर्तमान समय में विचारों ने अपनी दिशा बदल दी है और संस्कार भी विलुप्त होते जा रहे हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? यह अभी का बड़ा ही सांदर्भिक प्रश्न आपने किया कि बंधे रहिए संस्कारों से। जहां तक कभी अनमोल जी ने कहा था, मैं उन्हीं की बात को निरंतरता देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हम मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम अगर मॉडर्न हैं तो हमारे पिताजी अपने जमाने में मॉडर्न रहे, हमारी माताजी अपने समय में मॉडर्न रही थी, हमारी दादी भी मॉडर्न रही होंगी, क्योंकि मॉडर्न वो अपने एज के अनुसार मॉडर्नाइजेशन की बात होती है। और अब रही बात कि सबसे ज्यादा विश्व में अगर किसी ने मॉडर्नाइजेशन को अपनाया है तो वह भारतीय ही है। जैसे आज लोगों ने कहा कि पहली बार जब कोरोना की पहला वेव था तो लोगों ने कहा हाथ धोएं, 19 सेकंड 20 सेकंड वाली बात हुई, हाथ ही धोए, बाहर से आए तो हाथ धोए। हम भूल रहे हैं जब हम बच्चे थे तो हम लोगों को भी अलाउ नहीं था किचन जो है, किचन में जाना या घर में जाना, पहले खेल के भी आइए, जहां से आइए हाथ पैर आपको धोना है। हाथ पैर धोने की परंपरा, हाथ जोड़ने की परंपरा, क्योंकि हैंड शेकिंग का जो ये देखा, मैं 25 वर्ष नेपाल में त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्राध्यापन का कार्य मैंने किया है और वहां पर काठमांडू से सटे उत्तर 75 किलोमीटर नॉर्थ में चाइना के करीब ही मेरा कॉलेज हुआ करता था। नुआकोट उस जिले का नाम है, बड़ा ऐतिहासिक जिला है।
हमने आता है वो हाथ मिलाता है, वो हाथ मिलाता है, उम्र चाहे कोई भी रही वो हाथ मिलाता है। मैं थोड़ा सा हिचक जाता था, मैंने हाथ मिलाने की परंपरा को, ये कोविड के बहुत पहले की बात मैं कह रहा हूँ, और मैं हाथ जोड़ लेता था। मैं कहता था नहीं भाई आप कहाँ से आ रहे हो, अभी जूता हमने लगाया, हाथ का प्रयोग किया, अभी उधर से आए और फिर जो है तो वही। तो ये हम लोगों में वैज्ञानिक सोच, संस्कार, ये शुरू से हमारे पेरेंट्स की खेती रही है। तो मॉडर्नाइजेशन और पूरे विश्व को हमने, अभी शोभित जी ने कहा कि पूरे विश्व तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहा है, लेकिन अपने यहाँ इसमें थोड़ी कोताही बरत रहे हैं। जैसा स्पष्ट कह दूं कि हम जहाँ रहते हैं बाजारों में भीड़ होती है, और जब तक कोई खतरा नहीं हो जाए तब तक हम सचेत नहीं होते हैं। सब जगह लिखा रहता है सतर्कता आ गई, दुर्घटना हुई, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सतर्क नहीं रह पाते हैं। दुर्घटना के बाद हमारी आंखें खुलती हैं, तब बड़ी देर हो चुकी होती है। तो संकल्प संस्कारों की हो, एकदम बहुत बढ़िया बात उन्होंने की, संस्कार, इसका संकल्प। एक बुजुर्गों के प्रति मैं यहाँ एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं। आज हमारे एक मित्र राधा रमन प्रताप सिंह हैं, वरिष्ठ अनुवादक, आपके कार्यक्रम में बड़ा सम्मिलित होते रहते हैं। उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा जी के विषय में लिखा था। बहुगुणा ने जो चिपको आंदोलन चलाया, सेव द नेचर, बैक टू नेचर, हम लोग को फॉलो करना होगा, तब जाके हम विश्व में अपने को, विश्व पटल पर अपने आप को कायम रख पाएंगे। गुरु बनना नहीं बनना हमारे आचरण से ही, हमारे संस्कारों से ही संपन्न हो पाएगा। और एक किसी कमेंट आया था किसी दर्शक का, मैं देखा तो मैं सोचा कि मैं सफल हो गया। इसलिए सफल हो गया क्योंकि किसी ने लिखा कि क्या रीडर आप चाहते हैं कि पप्पू जैसा आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बने? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले हम लोगों को पेशेंस होना चाहिए और हमारी भाषा नियंत्रित होनी चाहिए। भाषा नियंत्रित, पप्पू प्यार से कह दो उन्हें, लेकिन ये थोड़ा नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। भाई ये भारत है, प्रजातंत्र है, इसमें बहुत सारे लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बने, जो बन गए। आप अगर सक्षम हैं आप आइए, आप भी आइए। अगर राहुल जी ही प्रधानमंत्री बनते, अगर जनता आदेश देती है क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अब मैं ये कह दूं कि मोदी, जहां तक उन्होंने कहा था, हमारी साधना मैम ने, लखनऊ से हैं, मुझे लखनऊ बड़ा प्रिय है। उसका कारण चाहे जो हो लिखा रहता है, और फिल्मों में देखा कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। कम से कम भारत का एक परिदृश्य, एक ऐसा जगह तो है जहां लोगों को कहा जाता है, और संस्कृति आज भी वहां जो पॉपुलेशन है जगह भी रहा हो, बड़ी सौहार्दता का बनी रहती है। हमको लखनऊ पर गर्व है, ये कह सकता हूं। पीपुल प्रेज टू प्रेज्ड, वो लखनऊ से है तो मैं लखनऊ की प्रशंसा करता हूं। संगीता मैम मोतिहारी से है तो मैं कहूं कि गांधी का जो है सो क्षेत्र है, वो ऐसा नहीं है, जो है उसी सत्य को स्वीकार कीजिए। तो बुजुर्गों के प्रति मेरा पहला रहता है कि बुजुर्गों के प्रति युवाओं में जो उदासीनता है, थोड़ा उस पर अगर लोग सोचे, संकल्प अगर हमारे बच्चे लें, जितना दादाजी अपने बच्चों के लिए आतुर रहते हैं, शायद बच्चे जो हैं दादाजी और दादी के प्रति उतने आतुर नहीं दिखते। हाँ, उषा प्रियंवदा की एक कहानी है, वापसी शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। वापसी में जब आते हैं, घर पर आते हैं पुलिस से रिटायर होकर, तो 2-4 दिन में ही उनकी बड़ी इच्छा होती थी कि घर पर आएंगे, बेटी है, मेरी पत्नी है, सब लोग बड़े खुश होंगे। लेकिन बहुत जल्दी ही 1 सप्ताह के अंदर उन सभी के वक्तव्यों से लग जाता है कि मैं वहां रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही ठीक था, वहां उसकी दुकान ही चाय की ठीक थी, कम से कम सभी लोग जानते थे। आज मेरी बेटी अपनी मां से कह रही है कि पापा कब जाएंगे, पापा के आने के बाद हमारी स्वतंत्रता को ग्रहण लग गया है। तो ऐसी सोच बच्चों में विकसित हो रही है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो हम सभी जिम्मेदार हैं। तो हम इतने आगे निकल जाए कि हमारे पीछे की छाया जो है, जो आज तस्वीरों में टंग चुके हैं, उनकी बातों को हम भूल जाएं। तस्वीरों में टांग के रखना और उनको अपने जिहन में बैठा के रखना, दोनों 2 बातें होती है। तो संस्कृति, संस्कार, यही भारत की पहचान है। और अगर युवाओं में, मैं
मेरा तो लेक्चर उसी में जाता है। मैं बच्चों में ही कहता हूं कि पढ़ना तो जीवन भर है, लेकिन आचरण व्यवहार आपका ऐसे रहे कि आप जब बाहर निकले तो लोग आपका अनुकरण करें, लोगों को लगे कि यह छात्रा इस महाविद्यालय की है, यह यहाँ की है, क्योंकि आप जो करते हैं तुरंत आपके पेरेंट्स को वह रिफ्लेक्ट करता है। तो कहते हैं ना, अरे बाप ऐसा तो बेटा कैसा, अरे इसकी माँ विदुषी थी, इसकी माँ विदुषी थी, तो ये क्या कम होगी। तो इंदिरा जी का जो बनना वह नेहरू की देन है। कौन बात लिखेगा ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, हम सभी ने पढ़ा है पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो अपने बच्चों को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्रियों वाले लोग ही ये कर पाते हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो कभी विद्यालय नहीं गए, लेकिन उनकी इच्छा और उनका संस्कार अपने बच्चों में कूट कूट भरा हुआ है। इसलिए ये संकल्प हमारा होना चाहिए कि कम से कम कुछ चीजें हमसे भी लोग सीखें, और वैसा व्यवहार वैसा आचरण हमको करना होगा। इसके लिए हम काम नहीं करें कि हमारे पीछे लोग चले। गांधी में वो दम रहा होगा जरूर, गांधी ने किसी को आह्वान नहीं किया, शायद हमको नहीं आता, जितना मैं भी थोड़ा बहुत इतिहास का भी रहा हूं कि गांधी की रैलियों में लोग जुटाए गए हैं, लोग उनकी रैलियों में नहीं। गांधी, नेहरू, लिंकन, ये ऐसे व्यक्तित्व थे जो समय से आगे निकल पड़ते थे, और हम हैं कि अंगुली की तरह दौड़ रहे हैं लेकिन बुद्ध तक पहुंच नहीं रहे। प्रयास हमारा होना चाहिए, प्रयास हमारा यही होना चाहिए। इसी संकल्प को अगर हम दूसरे में इंसर्ट करते हैं पहले अपने के माध्यम से, तो शायद हमारा जीवन भी सार्थक हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद रवि सर जी, आपने अपने इतने महत्वपूर्ण विचार रखे इस कथन पर। अब हम कार्यक्रम के अंतिम क्षण में आ चुके हैं। साधना मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप 2 शब्द इस कार्यक्रम की समाप्ति पे अपने रखें। आपकी आवाज नहीं आ रही है इभा जी बिल्कुल भी। अभी आपको सुनाई दे रहा है? आपकी आवाज पता नहीं क्या हो गया, हमारे इधर कुछ प्रॉब्लम है आवाज की। लेकिन चलिए, आपकी बातों को मैं जवाब संक्षेप में देती हूँ कि विचारों से आधुनिक बनिए, संस्कारों से नहीं। संस्कार जिसे कहते हैं कि अतिथि देवो भव, आप उसको अपनाएं, और विचारों से कि बेटा और बेटी हमारे लिए समान है, समान शिक्षा के अवसर उनको सुअवसर देने हैं, समान रोजगार के अवसर देने हैं। इस प्रकार से विचारों से आधुनिकता लाइए और संस्कारों से बने रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और इस पैनल में आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। इभा जी का, अमित जी का, और सभी पैनलिस्ट को मैं पुनः एक बार फिर से नव वर्ष की शुभकामनाएं, और इस चेतना और संकल्प के साथ दोबारा फिर मिलेंगे आप लोगों से। बिल्कुल, धन्यवाद साधना मैम आपका। संगीता मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आप कार्यक्रम के इस अंतिम क्षण में अपने 2 शब्द रखें। आज साधना जी और प्रोफेसर साहब रवि जी और अनमोल जी और आप लोगों की बातें सुन के बहुत ही अच्छा लगा हमें, और बहुत सारी जानकारियां भी मिली। और इन लोगों ने जो संकल्प की बातें की है वो आगे हम लोग इस पर अमल करेंगे, और समाज में भी इस मैसेज को देंगे कि ये संस्कृति और सभ्यता को लेते हुए हम लोग आगे विकास करें अपने देश का, और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी विराम देती हूँ, और आपका और अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पटल के माध्यम से कि आप लोग से लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। और मैं धन्यवाद गांधी जी के धरती से मैं आप सभी का स्पंदन और धन्यवाद संगीता मैम जी, आपने हमें अपना समय दिया। रवि सर, अब हम आपके पास आना चाहेंगे कि आप कार्यक्रम के इस अंतिम समय में अपने एक मैसेज हमारे दर्शकों को दें। सबसे पहले तो आपने यह मौका दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। और मैंने संगीता मैम, साधना मैम को सुना, हमारे शोभित जी बीच में तकनीकी खराबी रही होगी, बहुत अच्छा बोल रहे थे उन्होंने जो कहा, मैं अक्षरशः सहमत हूं। और मैं कहा जाता है कि आउट ऑफ 4 आर्ट्स ऑफ लर्निंग सबसे पहला होता है लिसनिंग, और उस लिसनिंग में मैं जितना देर तक सुनता रहा, मैंने क्या बोला उस पर मैं
मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैंने जो सुना, अगर उसको अंगीकार करूं, आत्मसात करूं, तो मैं भी कुछ कर पाऊं। तो मेरा यही सबसे निवेदन रहेगा कि हमने बच्चों को बराबर कहा, अपने बच्चों को भी कहा कि बी ह्यूमन। मेरा वही ट्रेट रहा। आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, आप लॉयर बन सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप ह्यूमन बनो। अपने जीवन को उस रास्ते पर ले चलो जो कठिन है, उतना आसान नहीं है। तो मेरा यही सबसे अनुरोध रहेगा कि आप ह्यूमन बनिए, ह्यूमन ट्रेट्स को फॉलो कीजिए, नैतिकता को मत छोड़िए। चलिए आपके साथ बहुत बार लोगों को क्लेश होता है। कहा गया है एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है, अस्तित्ववाद, उसमें कहा गया है कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हम दूसरे के अस्तित्व की परवाह नहीं करें। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा अस्तित्व तब है जब दूसरों का अस्तित्व है। मैं शिक्षक हूं तब जब विद्यार्थी मेरे सामने हैं। मैं पिता तब हूं जब पुत्र या पुत्रियां मेरे सामने हैं। तो सबका अस्तित्व सबसे जुड़ा हुआ है। सबके अस्तित्व, हमारा धर्मशास्त्र कहता है, हमारे पुराण कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो सबका कल्याण हो, ऐसी भावना अगर विकसित होती है, ऐसा संकल्प हम लेते हैं, नॉट माई सेल्फ बट डाई सेल्फ। ये हमारे विवेकानंद जी का है कि नॉट माई सेल्फ बट डाई सेल्फ। इस फिलॉसफी को अगर हम अंगीकार करते हैं, अगर उसको अंगीकार करने में प्रतिशत रूप में ही सही अगर सक्षम होते हैं, तो यह हमारे मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मेरा इतना ही कहना है। आप सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद संगीता मैम, धन्यवाद सर आपका। आपने अपना अनमोल समय हमारे कार्यक्रम को दिया। हम फिर हाजिर होंगे इसी ऐसे ही संवाद के साथ। धन्यवाद सबका।